नमस्कार। आज हम 13 अक्टूबर 2025 की टर्बो टाइम्स प्लस न्यूज़ ब्रीफिंग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसमें राजनीति, अपराध, सीमा सुरक्षा और हाँ, खेल जगत से जुड़ी कई अहम खबरें हैं। तो चलिए इन्हीं सब पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की उस घटना से जिसने काफ़ी ध्यान खींचा है। दुर्गापुर में एक MBBS छात्रा के साथ गैंग रेप की एक बहुत ही विचलित करने वाली घटना सामने आई है और इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो प्रतिक्रिया आई है उसने एक नई बहस छेड़ दी है। हाँ, और उन्होंने एक बयान में पूछा कि रात 12:30 बजे वो बाहर क्यों थीं हम्म, और ये भी कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को सुरक्षा देखनी चाहिए और लड़कियों को देर रात बाहर निकलने से बचना चाहिए। इस बिल्कुल पर काफी काफी प्रतिक्रियाएं हैं। बिल्कुल। और ये प्रतिक्रियाएं सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही नहीं है, जैसा आपने कहा। इस बयान को बड़े पैमाने पर मतलब पीड़िता को ही दोषी ठहराना या जिसे विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं, उस तरह से देखा जा रहा है। आलोचकों का यही कहना है कि भाई अपराध के लिए तो अपराधी जिम्मेदार होता है ना। पीड़िता का पहनावा या उसका बाहर होना वो वजह नहीं हो सकता। और ये तर्क दिया जा रहा है कि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं अपराध को सामान्य बनाते हैं और अपराधियों को एक तरह से बचाव का मौका दे देते हैं। बिल्कुल। विपक्षी दल खासकर बीजेपी, उन्होंने तो इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। इस्तीफे तक की मांग हो रही है। हाँ, और ये मामला सिर्फ बयानों और राजनीतिक मांगों तक ही नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने पुलिस से 5 दिन में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। और पुलिस कार्रवाई की जहां तक बात है तो सुनने में आया है कि 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक और हिरासत में है और जांच तो खैर चली रही है। यहाँ जो एक बुनियादी सवाल उठ रहा है वो बहुत अहम है और अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद ये सवाल सामने आता ही है जी। कि आखिर महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी। हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ व्यक्ति की अपनी सतर्कता पर है जैसा मुख्यमंत्री के बयान से लगता है, जी। या फिर ये राज्य सरकार का पहला दायित्व है, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों की भी इसमें कोई भूमिका है। सच तो ये है कि ये जिम्मेदारी शायद बटी हुई है। जी। किसी एक पर ठीकरा फोड़ना वो कोई हल नहीं है। सही कहा। और इस तरह के बयान अक्सर इस जटिल मुद्दे को बहुत सरल बना देते हैं, जिससे जो असली समस्या है उससे ध्यान भटक जाता है। स्रोत तो फिलहाल इन अलग अलग प्रतिक्रियाओं और जो घटनाक्रम है उसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके सामाजिक पहलू बहुत गहरे हैं। ये वाकई एक संवेदनशील और हाँ, जटिल मुद्दा है। चलिए अब थोड़ा रुख करते हैं राजनीतिक माहौल की तरफ, खासतौर पर बिहार, जहां विधानसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर जो खींचतान चल रही थी वो आखिरकार किसी नतीजे पर पहुंची है। जी हाँ, फॉर्मूला सामने आ गया है। बीजेपी और JDU दोनों बड़े दल 101 सीटों पर लड़ेंगे। 101 बराबर। हाँ, बराबर। और चिराग पासवान की LJP को 29 सीटें मिली हैं। जीतन राम मांझी की HAM और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP, इन दोनों को 6-6 सीटें दी गई हैं। चुनाव की तारीखें भी आ गई हैं, वोटिंग 6 और 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को। ये जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है, ये ऊपरी तौर पर तो एक समझौते जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति काफी दिलचस्प है। बीजेपी और JDU का बराबर सीटों पर लड़ना ये दिखाता है कि दोनों पार्टियां मतलब गठबंधन में अपनी बराबरी की हैसियत बनाए रखना चाहती हैं। हाँ, वो तो है। खासकर पिछले कुछ समय से जो समीकरण बदले हैं दोनों दलों के बीच, उसके लिहाज से ये 101 का आंकड़ा बहुत मायने रखता है। और छोटे सहयोगी, खासकर LJP को 29 सीटें मिलना, क्या ये उनकी उम्मीद के मुताबिक है या कम है? देखिए, गठबंधनों में सीटों का बंटवारा हमेशा ही एक मुश्किल प्रक्रिया होती है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहता है। अंदर खाने ऐसी भी खबरें हैं कि LJP या शायद दूसरे छोटे दलों में सीटों की संख्या को लेकर थोड़ी नाराजगी अभी भी हो सकती है, भले ही बाहर से सब ठीक लग रहा हो। अच्छा। चिराग पासवान जिस तरह से हाल के दिनों में मुखर रहे हैं, उनको 29 सीटें मिलना ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। ये दिखाता है कि एक बड़े गठबंधन को चलाना, खासकर जब कई महत्वाकांक्षी सहयोगी हों, कितना चुनौतीपूर्ण होता है। फिलहाल तो NDA ने चुनाव के लिए एक व्यवस्था बना ली है, लेकिन चुनाव प्रचार और फिर नतीजों के बाद इन अंदरूनी समीकरणों का असर दिख सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो तनाव चल रहा है उस तरफ। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से एक बड़ी और थोड़ी चिंताजनक खबर आ रही है। स्थिति
काफी गंभीर बताई जा रही है वहां। जी, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि शनिवार रात को उनकी सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की और पाकिस्तानी सेना की 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया। उनके दावे के मुताबिक इस कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए हैं। ये बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये अफगानिस्तान की तरफ से आया दावा है और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर उनकी चौकियों पर गोलीबारी करने और नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अच्छा, मतलब दोनों तरफ से दावे हैं। हाँ, तो स्थिति एकदम तनावपूर्ण है और ये साफ है कि दोनों तरफ से सैन्य कार्रवाई हुई है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे पता चलता है कि सिर्फ गोलीबारी नहीं हुई, बल्कि दोनों तरफ से आर्टिलरी यानी तोपों का भी इस्तेमाल हुआ है। तोपों का भी? जी हाँ, जो इस संघर्ष की गंभीरता को और बढ़ाता है। इसका फौरी असर क्या हुआ है वहां? फौरी असर तो यही है कि सीमा के आसपास के इलाकों में लोगों में डर है, अनिश्चितता है। सीमा को फिलहाल बंद कर दिया गया है, तो व्यापार, आना जाना सब ठप है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है। खबरों के मुताबिक इस लड़ाई को बढ़ने से रोकने के लिए क्षेत्रीय ताकतें कतर और सऊदी अरब ने दखल दिया है। कतर और सऊदी अरब? हाँ, उनके दखल के बाद फिलहाल गोलीबारी रुकी हुई है। अच्छा, उनका हस्तक्षेप ये क्या दिखाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में जरा सी भी अस्थिरता इन क्षेत्रीय ताकतों के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है। ये जो ड्यूरन रेखा है, ये सीमा हमेशा से विवादित रही है, बहुत संवेदनशील रही है और यहाँ कोई भी बड़ी घटना पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर डाल सकती है। कतर और सऊदी अरब का तुरंत सक्रिय होना ये भी दिखाता है कि वो इस इलाके में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं और किसी बड़े संघर्ष को टालना चाहते हैं, शायद बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप की गुंजाइश कम करने के लिए भी। तो ये घटना सिर्फ दो देशों का सीमा विवाद नहीं है, ये एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा लगती है। सीमा पर तनाव की बात हो रही है तो भारत की एक और सीमा से भी खबर है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर। लेकिन यहाँ मामला सैन्य तनाव का नहीं, यहाँ मामला है आर्थिक अपराध का, यानी तस्करी का। पश्चिम बंगाल का नदिया जिला, वहां सीमा सुरक्षा बल BSF ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत बांग्लादेश सीमा पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से बहुत बड़ी मात्रा में सोना मिला है। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने अपनी कमर के चारों ओर कपड़े में 35 सोने के बिस्किट छुपा रखे थे। इन बिस्किट्स की कीमत अंदाजा लगाइए, करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 5 करोड़? हाँ, और ये पकड़ा गया व्यक्ति धनतला थाना क्षेत्र के हरितलापारा गांव का रहने वाला है। ये गिरफ्तारी सिर्फ सोने की कीमत की वजह से अहम नहीं है, ये इस बात का भी संकेत है कि सीमा पर सोने की तस्करी कितने बड़े पैमाने पर और कितने संगठित तरीके से हो रही होगी। हाँ, लगता तो यही है। 35 बिस्किट अगर एक आदमी ले जा रहा था तो जाहिर है ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा होगा। और जिस तरीके से सोना छुपाया गया था कमर पर बांधकर, ये तस्करों का एक आम तरीका है जिसे बॉडी कैरेज कहते हैं। अच्छा, बॉडी कैरेज। इस तरह की तस्करी के पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके कई आर्थिक कारण होते हैं। भारत में सोने की मांग तो हमेशा ज्यादा रहती है। कई बार पड़ोसी देशों से तस्करी कर लाया गया सोना या तो सस्ता पड़ता है या फिर जो अवैध पैसा है उसे सोने में बदलने का जरिया बनता है। और सीमावर्ती इलाकों की जो भौगोलिक स्थिति है, घनी आबादी, नदी नाले, वो भी तस्करों को मदद करते हैं। BSF के लिए ये लगातार एक चुनौती है। ये घटना दिखाती है कि सीमा सुरक्षा सिर्फ घुसपैठ या आतंकवाद तक ही सीमित नहीं है, आर्थिक अपराधों को रोकना भी उतना ही जरूरी पहलू है। सुरक्षा से जुड़ी एक और घटना है पूर्वोत्तर राज्य मेघालय से। यहाँ एक बड़ी अनहोनी टल गई। शिलोंग के पास उमसनिंग मार्केट है, वहाँ एक लावारिस बैग मिला। इससे हड़कंप मच गया और जब जांच हुई तो पता चला कि उसमें एक IED था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। IED बाजार में? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा विस्फोटक नहीं था। जानकारी के मुताबिक इसमें करीब 4.7 किलोग्राम जिलेटिन था, 10 डेटोनेटर्स थे और 50 लोहे के स्प्लिंटर्स यानी छर्रे। ओह, 4.7 किलो जिलेटिन और छर्रे, ये तो बहुत घातक हो सकता था, खासकर भीड़-भाड़ वाले बाजार में। बिल्कुल। जिलेटिन एक शक्तिशाली विस्फोटक है और ये छर्रे तो सिर्फ नुकसान बढ़ाने के लिए ही डाले जाते हैं। लेकिन यहाँ राहत की बात ये रही कि पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने बहुत तेजी दिखाई। इसे समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जो कि एक बड़ी सफलता है। हाँ, ये अच्छी बात रही। और सुनने में ये भी आया है कि एक संदिग्ध की पहचान हो गई है और जांच चल रही है। इस तरह की घटनाएं क्या ये किसी खास पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं मेघालय में?
देखिए, पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद और विस्फोटक मिलना ये कोई नई बात तो नहीं है। हालांकि हाँ, हाल के सालों में स्थिति काफी सुधरी है, लेकिन इस तरह की आईडी की बरामदगी हमें याद दिलाती है कि खतरा मतलब पूरी तरह टला नहीं है और सुरक्षा एजेंसियों को लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है ये किसी स्थानीय छोटे गुट का काम हो या किसी बड़े संगठन की साजिश का हिस्सा, जांच के बाद ही पता चलेगा, पर यह निश्चित रूप से क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को दिखाता है। चलें अब जरा आसमान की ओर देखते हैं, यानी विमानन क्षेत्र की बात करते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर एक बड़ा जुर्माना लगाया है, कुल 40 लाख रुपए का। 40 लाख? जी। इंडिगो पर? किस लिए? वजह काफी गंभीर बताई जा रही है। DGCA का कहना है कि इंडिगो ने ऐसे फ्लाइट सिमुलेटर्स इस्तेमाल किए जो क्वालिफाइड नहीं थे, और इसका सीधा असर पड़ा पायलट्स की ट्रेनिंग पर। ओह। करीब 1700 पायलट्स की ट्रेनिंग में सुरक्षा मानकों के साथ समझौता किया गया। और चिंता की बात यह है कि ये ट्रेनिंग खास तौर पर कालीकट, लेह, काठमांडू जैसे मुश्किल हवाई अड्डों के लिए दी जा रही थी, जहां मतलब जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं होती। ये वाकई एक बहुत गंभीर मामला है और DGCA का ये कदम इसकी गंभीरता को दिखाता भी है। एविएशन सेफ्टी एक ऐसा फील्ड है जहां नियमों का, प्रक्रियाओं का बहुत सख्ती से पालन जरूरी है, क्योंकि इसमें सैकड़ों लोगों की जान दांव पर होती है। सही बात है। सिमुलेटर ट्रेनिंग का मकसद ही यही होता है कि पायलट असली उड़ान से पहले मुश्किल हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। अगर सिमुलेटर ही ठीक नहीं है, मानकों के हिसाब से नहीं है, तो ट्रेनिंग की क्वालिटी पर, उसकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा होता है। खासकर लेह या काठमांडू जैसे ऊंचे और मुश्किल अप्रोच वाले एयरपोर्ट्स के लिए तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। ये 40 लाख का जुर्माना किस पर लगा है? एयरलाइन पर या किसी व्यक्ति पर? DGCA ने ये जुर्माना सीधे तौर पर इंडिगो के 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाया है। ट्रेनिंग डायरेक्टर पर 20 लाख और फ्लाइट ऑपरेशन डायरेक्टर पर 20 लाख। अच्छा, अधिकारियों पर? जी। ये कदम दिखाता है कि रेगुलेटर जो है वो व्यक्तिगत जवाबदेही तय कर रहा है। ये सिर्फ एयरलाइन पर जुर्माना लगाने से ज्यादा कड़ा संदेश देता है कि भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी टॉप मैनेजमेंट की है। हालांकि ये भी खबर है कि इंडिगो इस फैसले को शायद कोर्ट में चुनौती देने की सोच रही है। इस मामले के और क्या मायने हो सकते हैं? इसके कई मायने हैं। पहला तो ये कि भारत में एविएशन सेफ्टी नियमों की निगरानी कैसे होती है, उन्हें लागू कैसे किया जाता है, उस प्रक्रिया पर रोशनी पड़ती है। दूसरा, ये सवाल भी उठता है कि क्या ये एक अकेली घटना है या भारत का जो एविएशन मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है उसमें कहीं और भी ऐसी लापरवाही हो रही है? हाँ, ये भी सवाल है। तीसरा, ये यात्रियों के भरोसे को प्रभावित कर सकता है। लोग तो यही उम्मीद करते हैं ना कि जिस एयरलाइन से वो सफ़र कर रहे हैं वो सुरक्षा के सबसे ऊंचे मानकों का पालन करती होगी। तो ये मामला सभी एयरलाइंस के लिए एक तरह की चेतावनी है कि सुरक्षा से जुड़े किसी भी पहलू में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, इन गंभीर बातों के बाद अब जरा मौसम का मिजाज जान लेते हैं। जी हाँ। आजकल दिल्ली NCR समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में बारिश का मौसम बना हुआ है। हाँ, काफी बारिश हो रही है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान यह है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा, यानी ठंड बढ़ेगी। अच्छा, ठंड आने वाली है। तो अब गर्म कपड़े और रजाई निकालने का समय शायद नजदीक आ रहा है। और आखिर में खेल के मैदान से एक अच्छी खबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान और स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। हाँ, मैंने भी सुना, शतक लगाया है शायद। जी हाँ, उनके बेहतरीन शतक के बदौलत भारत ने इस मैच में एक यादगार जीत दर्ज की। ये भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो खुशी का पल है ही, और महिला क्रिकेट की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसका भी एक सबूत है। तो आज हमने टर्बो टाइम्स प्लस की ब्रीफिंग के आधार पर कई अलग अलग घटनाओं को देखा। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।